आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। नावल मेरा महरम इश्क, किस्त नंबर 2, मुसन्निफ़ा महर नूर। महरम और ना महरम के दरमियान फ़र्क। बीजान की बात सुनकर जोया कुछ बोलने के काबिल ना हो सकी। ये कैसे हो सकता था, वो ना महरम था मगर बीजान की बात भी बिल्कुल ठीक थी। इसका दिमाग सुलझने की बजाय मजीद उलझ कर रह गया था। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी। बीजान, ये इश्क क्या होता है और हमें कब पता चलता है कि हम इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। इसने आंखें बंद कर लीं। वो इस सवाल के बाद बीजान से नजरें नहीं मिला सकती थी। बीजान इसके हर सवाल की वजह समझ जाती थी। इश्क तो नसीब की बात है, वो तो रूह का रूह से होता है, उसमें जिस्म की कोई कैद नहीं होती। और जोया ने पट से अपनी आँखें खोलीं। इसकी आँखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। क्या किसी की शक्ल देखे बना इसकी रूह से इश्क हो सकता है? बीजान इसकी आँखों में गौर से देख रही थीं जहाँ कुछ झंझलाहट थी। हम सच्चा इश्क उसी बात की तो निशानी है। और जोया के गर्द सब कुछ ठहर गया। इसे अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देनी बंद हो गई। नहीं, वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती थी। अगर इश्क हो जाए तो फिर उस शख्स को पाने के लिए क्या हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं? इसको अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। हम दुआ करना जायज़ है मगर नामुहर्रम से बचकर रहना भी ज़रूरी है। कोई गुनाह नहीं करना जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। और जोया ने लंबी सांस खारिज की और आंखें मौनत गई। वो अपनी सोचों के भंवर में अटकी कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर गई। बीजान की नज़रें अब भी इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। और दिमाग सोचों का शिकार था। अगर वो सच सामने आ गया तो इस राज से एक नहीं बहुत सारे सच सामने आएंगी। ये नहीं होना चाहिए था। अगर जोया माजी के वो राज जान गई तो ये बेगुनाह टूट जाएगी। बीजान को आ जाने वाले वक्त से डर और खौफ महसूस हो रहा था। इन्होंने देखा वो सो गई है। वो इसका सर तकिए पर रखकर उठी, इसके ऊपर बलियकन ठीक से ओढ़ा और बना शोर पैदा किए कमरे से बाहर निकल गईं। पीछे जोया नींद की वादियों में उतर चुकी थी। फरियाल अपने कमरे में लेटी एकटक छत को घूरा जा रही थी। उसकी सारी सोचें आज दोपहर में हुए वाक़ये की तरफ थीं। वो फ़ोन कॉल सुनते हुए दूर निकल गई। उसे अंदाज़ा न हुआ जब अचानक सामने से आते किसी वजूद से टकरा गई। वो शख्स ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लू शर्ट और काले कोट में मलबूस था। अगर वो फरियाल को ना पकड़ता तो वो यकीना ज़मीन बोस हो जाती। इसकी कलाई मजबूती से मुकाबिल के हाथ में थी और फरियाल ने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेसाख्ता इसके कोट को सामने से पकड़ा। दोनों की नज़रें मिली। गहरी भूरी आँखें क्रिस्टल ब्राउन आँखों से टकराईं। फरियाल तो किसी सेहर की तरह उस शख्स के चेहरे में खो गई। मगर मुकाबिल जल्द ही होश की दुनिया में लूटा और आराम से उसे छोड़ दिया। आर यू ओके? उसकी आवाज़ से फरियाल का सकता टूटा। ओह सूरी, मेरी गलती थी, मैंने आपको देखा नहीं। वो ये कहते हुए नीचे झपकी और अपना मोबाइल उठाया जो नीचे गिर गया था। और कुछ पल इन आँखों में देखा, फिर खुद की कैफियत पर काबू पाती वापस मुड़ गई। वो शख्स भी सुरझटक कर चल पड़ा। फरियाल का दिमाग सिर्फ उस शख्स की आँखों में ही अटक गया था। उस शख्स की आँखों में तकलीफ क्यों थी? इसकी आँखों में नमी थी। इसके चेहरे पर दिख के गहरे साए थे। वो चाहकर भी खुद को उन आँखों के सेहर से निकाल नहीं पा रही थी। वो आँखें सीधा फरियाल के दिल के अंदर कहीं उतर गई थीं। वो अपनी कैफियत को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो खुद पर हैरान थी, वो क्यों किसी नामहरम के बारे में सोच रही है। मगर वो चाहकर भी अपना ध्यान हटा नहीं पा रही थी। इसकी आँखें आहिस्ता आहिस्ता नींद की वजह से बंद होने लगीं और वो सोचों में ही अटकी हुई सो गई। वो नींद में इज़्तिराबी कैफियत का शिकार थी।
इसका सारा चेहरा पसीने से तर हो गया। इतनी सर्दी में भी इसके चेहरे पर पसीना आया था। इसकी आंखों के पर्दों पर धुंधले मनाजिर थे। कुछ आवाज़ें थीं और फिर इसने हमेशा की तरह किसी बच्चे की आवाज़ सुनी, गुड़िया, और इसके साथ वो नींद से जागती हुई एक झटके से उठकर बैठ गई। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को परसुकून करने की कोशिश करने लगी। इसने अपना चेहरा साफ किया, आंखों में तकलीफ और करब उभरा। आखिर क्यों नहीं छोड़ देती ये यादें, क्यों इसे तकलीफ देती हैं? वो कब तक ये सब ख्वाबों में देखती रहेगी? इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उस वक्त बेबसी की आखिरी हद पर थी। कौन हो तुम लोग? क्यों आते हो मेरे ख्वाबों में? छोड़ दो मेरी जान। मैं एक रात भी सुकून की नींद क्यों नहीं सो पाती? वो पागलों की तरह चीखी और फिर बेड से उठ गई। इसके वो खूबसूरत लंबे बाल इसकी कमर पर बिखर गए। वो सारे कमरे के दराज चेक कर रही थी, हाथों में कपकाहट, बेताबी और झंझलाहट थी। ऐसा लगता था वो कुछ तलाश कर रही है। वो सारे दराज चेक कर चुकी मगर उसे मतलूबा चीज़ ना मिली। इसने गुस्से से फ्लावर वाज पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया, जो नीचे नरम कालीन पर गिरने की वजह से ना तो टूटा ना कोई आवाज़ पैदा हुई। अचानक इसकी नज़र ड्रेसिंग की तरफ उठी। वो कदम कदम चलती शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और अपने चेहरे को देखने लगी, जो खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। फिर इसकी नज़र अपनी आँखों की तरफ उठी और वो आँखों को गौर से देखने लगी। किया है ऐसा तुमने कि तुम मुझे तकलीफ़ देती हो? वो अपनी आँखों से सवाल पूछ रही थी। वो ख़ास आँखें थीं, ओशन ब्लू आँखें, और ख़ास चीज़ ही तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो अपने दिल में करचीन लिए उन आँखों को देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर शीशे पर इस जगह रखा जहाँ उनका अक्स था। फिर सर झटक कर बेड की तरफ आई और पास मौजूद साइड टेबल पर मौजूद जग से पानी में गिलास अंधीला और एक ही सांस में सारा पीकर दोबारा बिस्तर पर गिर गई। मगर जानती थी आज की रात फिर नींद तकलीफ देने वाली थी। ज़ोया 4 दिन मरी में रही मगर उसका ध्यान अब घूमने की तरफ कहाँ था। वो तो सिर्फ उस शख्स में खोकर रह गई थी। इसके बाद वो लोग वापस हैदराबाद आ गए और ज़ोया का एडमिशन हैदराबाद के कॉलेज में भी हो गया था। वो आई काउंसिल ऑफ स्टेटस कर रही थी और फरियाल अकाउंटिंग, दोनों की फील्ड अलग थी मगर दोस्ती बहुत कमाल थी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। अब तो ज़ोया का इंटर भी मुकम्मल हो गया था। इन 2 सालों में वो काफ़ी संजीदा हो गई थी। ये हैदराबाद के रहायशी एरिया का मंजर है, जहाँ पर ऊंचे बंगले पूरी शान के साथ खड़े थे। एक ब्लैक मर्सिडीज रविश पर चलती हुई इन गलियों से गुजर रही थी। फिर कुछ मिनट के बाद वो अपने मतलूबा बंगले के सामने रुक गई। इसमें से एक शख्स बाहर निकला और इसकी नज़र सामने बंगले की तरफ उठ रही थी, जिस पर बड़े बड़े जली हुरूफ में हमदान मैंशन लिखा हुआ था। वो 3 मंजिला खूबसूरत एक बहुत बड़ा मैंशन था। वो शख्स अपनी ओशन ब्लू आंखों से इस बंगले को देखकर मुस्कुराया और इसके दाएं जानिब वाले बंगले में दाखिल हो गया, जिस पर नए नाम की तख्ती चमक रही थी और वो था शाहवाला। ये बंगला भी बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद और गोल्डन इम्तिजाज के साथ वो लंबे अहाते पर फैला हुआ था। वो शख्स लाउंज का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में एक साइड पर डाइनिंग हॉल था, दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल, तीसरी तरफ सीढ़ियों ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रही थीं और चौथी साइड 2 कमरों के दरवाजे थे। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और दूसरी मंजिल पर आकर अपने मतलूबा कमरे में आया। इसने जैसे ही कमरा खोला, अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। इसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, सारा कमरा रोशनियों से नहा गया। इसकी नज़र सारे कमरे में घूमी, जो सारा गोल्डन और ब्लैक कलर के इम्तिजाज से सजा था। दरवाजे के दाएं तरफ सोफ़ा पड़ा था। सोफ़े के दूसरी दीवार पर पास ड्रेसिंग टेबल था, जिसके साथ ड्रेसिंग रूम और वाशरूम से मुल्हका दरवाजे थे, और इसके साथ तीसरे कोने में स्टडी टेबल और चेयर पड़ी थी। और बिल्कुल सामने बेड था और बेड से बाएं तरफ बालकनी का दरवाज़ा था और दरवाजे के दाएं जानिब वाली दीवार सारी तस्वीरें से भरी पड़ी थी।
इसमें सिर्फ एक लड़की की तस्वीरें थीं और वो थी ज़ोया कुरैशी। वो सारे कमरे का जायज़ा लेता हुआ इस दीवार के पास आया और इन तस्वीर को गौर से देखने लगा। हर तस्वीर अलग अलग जगह और अलग अलग कपड़ों में थी। कहीं वो बैठी थी, कहीं चल रही थी। देखने से साफ पता चल रहा था वो तस्वीरें छपकर ली गई हैं। एक बात थी जो सब में कॉमन थी, वो था इसके सर पर हिजाब और इसकी चमकती ओशन ब्लू आँखें। मुकाबिल इन तस्वीर को देखकर मुस्कुराया। 2 साल बाद बल आखिर में ने तुम्हें ढूंढ निकाला। बस सिर्फ कुछ दिन, फिर तुम ज़ोया कुरैशी से ज़ोया शाह बनकर इस कमरे में मौजूद होगी। और फिर दीवार पर मौजूद एक छोटा सा खास बटन प्रेस किया, सारी दीवार अलट गई, सारी तस्वीरें दीवार के अंदर कहीं गायब हो गईं और अब दीवार का दूसरा हिस्सा पलटकर बाहर आ गया और वो एकदम साफ था। उस शख्स ने मासिक और हदी अपने चेहरे से हटाई और इसका सारा चेहरा वाज़ेह हो गया। माथे पर बिखरे काले बाल, ओशन ब्लू आँखें, मगरूर नाक, सुर्ख सफ़ेद रंगत, चेहरे पर हल्की सी बैरत, कसरती सीना, 6 फीट से निकलता कद, मजबूत और ताकतवर जिस्म। वो 24-25 साला एक निहायत ही हैंडसम और डैशिंग नौजवान था। वो अज़ला महमद शाह था, कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसके हाथ में था हर प्यादा, जिसे कहानी को अपनी मर्जी से मोड़ देता था। शाम का वक्त था, वो जो अपने ध्यान बालकनी में बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके उसने चेहरा उठाकर आसपास देखा, मगर कोई नज़र न आया। वो सर झटक कर दोबारा अपनी किताब में मुतवज्जह हो गई। इसने हर तरफ देखा, बस सामने वाले बंगले की बालकनी में ना देख सकी, जहां वो शख्स चेयर पर बैठा अपनी ओशन ब्लू आँखें टकाए ज़ोया कुरैशी को ही देख रहा था। इसके अमल से वो मुस्कुराया कि इसकी दोनों गालों पर डिम्पल नमूदार हुए। सिर्फ 2 दिन ज़ोया कुरैशी, फिर तुम मेरी होने वाली हो। वो हनूज इस पर नजरें टकाए मुस्कुरा रहा था। कुछ मिनट गुजरे, वो अपनी किताब के मुताला की तरफ मुतवज्जह थी, जब उसने एक ज़ोरदार कसम की आवाज़ सुनी, जैसे पानी में कुछ ज़ोर से गिरा हुआ। वो किताब छोड़ती फौरा बालकनी से नीचे झांकने लगी। उनके स्विमिंग पूल में तो कोई नहीं था। किसी अजीब एहसास के तहत उसने अपने दाएं जानिब वाले बंगले में झांका और सामने का मंजर देख ज़ोया खौफ से कपकपा उठी। वो शख्स इतनी सर्दी में स्विमिंग कर रहा था, ये दिसंबर के दिन थे। ज़ोया को उस शख्स पर हैरत हुई। वो कैसे इतनी सर्दी में ठंडे पानी में आराम से स्विमिंग कर रहा था, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। खौफ की एक लहर ज़ोया के जिस्म में दौड़ी। पिछले 2 माह से ये शख्स इसकी ज़िंदगी में आया था और हर बार ज़ोया को एक नया झटका देता था। वो यकटक उसे देखते हुए 2 महीने पीछे पहुंच गई। वो जो भी जान के साथ किचन में खाना बना रही थी, बाबा के अचानक दोपहर के वक्त घर आने की वजह से किचन से निकली और कमरे में भाग गई। वो हमदान साहब से छपकर किचन के सारे काम भी जान से सीखती थी। इसे एक बेहतरीन लड़की बनने का शौक था, इसलिए वो सारे खाने बनाना सीख रही थी। मगर हमदान साहब उसे आग के पास भी जाने नहीं देते थे। वो अपनी बेटी पर एक इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनसे छपकर ही सारे काम करती थी। वो अपना हुलिया ठीक करके वापस नीचे आई। उसने देख हमदान साहब कहीं जाने के लिए रेडी थे। इसे देखकर उसकी तरफ बढ़े। ज़ोया, मेरा बच्चा, जाओ जल्दी से रेडी को कराओ। तुम्हारे ताया और उनकी फैमिली हमारे साथ वाले बंगले में शिफ्ट हो गई है। इन्होंने हमें आज लंच पर इनवाइट किया है, हम वहीं जा रहे हैं। ज़ोया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। इसे कुछ दिन पहले ही हमदान साहब ने बताया था, उनका भाई दुबई में अपनी फैमिली के साथ रहते था, वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। साथ वाला बंगला उनका ही था, जो सालों से बंद पड़ा था। वो 15 मिनट बाद तैयार होकर नीचे आई। ब्लैक फराक जिस पर गोल्डन काम हुआ था, पाँव में स्किन शूज, सर पर गोल्डन हिजाब किए वो खूबसूरत लग रही थी। इन 2 सालों में वो मज़ीद खूबसूरत हो गई थी। वो दोनों बाप बेटी घर से निकले और साथ वाले घर में दाखिल हो गए। वो अपने इस ताया से आज पहली बार मिल रही थी। वो बाबा की संगत में चलती लाउंज तक आई और फिर इसने इन दोनों को देखा। वो 50-55 साला आदमी
थे। उनकी शक्ल हमदान साहब से नहीं मिलती थी। वो उनके बड़े भाई कमाल साहब थे और इनकी बीवी इनेला बेगम एक खूबसूरत औरत थी। वो की से भी 50 के ऊपर नहीं लगती थीं। वो उन दोनों के पास बैठ गई। इसकी ये ताई बहुत अच्छी थी। वो इससे बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें कर रही थीं। कुछ देर गुजरी जब दो वजूद अंदर दाखिल हुए। अब ताया इन दोनों का तारुफ करवा रहे थे। उनसे मिलो जोया बेटा, ये मेरा छोटा बेटा है उम्र और ये मेरा बड़ा बेटा है अज़लाम। जोया ने जैसे ही गर्दन छोटे भाई से बड़े भाई की तरफ मोड़ी वो साकत रह गई। इसकी आंखें देख जोया 2 साल पीछे मरीमी कहीं पहुंच गई। वो ओशन ब्लू आंखों वाला शहजादा इसके सामने बैठा था। वो बहुत खूबसूरत था। जोया को पहचानने में दूसरा पल ना लगा, ये वही शख्स था जिस ने जोया की जान बचाई थी। जोया इसके चेहरे को यकटक देखे गई। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट जिसके बाजू कोहनियों तक फॉल्ड कर रखे थे। वो सारे उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए मगर जोया अभी तक उस शख्स के चेहरे में ही खोई थी। अज़लाम शाह भी जोया के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। हमदान साहब की आवाज़ से इसकी आंखों का इर्तिकाज़ टूटा और वो उठकर डाइनिंग टेबल की जानिब चल दी। मगर फिर वो सारा वक्त वहाँ इज़्तिराब की कैफियत में बैठी रही। ये कैसा सच था, वो इसके ताया का बेटा था। तो किया इसलिए वो बचपन में उसे ख्वाबों में देखती आई थी। वो वापस घर आ गए मगर जोया उलझ कर रह गई। वो शख्स जिससे उसे इश्क हो गया था वो इसका चेहरा देख चुकी थी और अब वो अनजान नहीं रहा था। वो अज़लाम शाह था, इसका कज़िन। इस दिन के बाद अक्सर दोनों आमने सामने आते रहे मगर जोया इसे देखकर एक लफ्ज़ ना बोल पाती। इसकी हमदान साहब के साथ अच्छी गपशप होती। वो हमदान साहब को काफ़ी मुतासिर कर चुका था। वो संजीदा तबीयत का मालिक था, बहुत कम बोलता था। इसकी पर्सनैलिटी शानदार थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जोया के इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनकर आ गया था, जो उसने दूसरा झटका दिया। वो कंप्यूटर में बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन ले चुकी थी और वो इसकी कोचिंग में एक दिन अचानक प्रोफेसर बनकर उनकी क्लास में आ गया। जोया ने देखा, वो जैसे ही क्लास में आया हर लड़की उसे ही देख रही थी। जोया के अंदर बाहर चिंगारियां भर गईं। इसे समझ ना आई वो जेलिस क्यों हुई। हर लड़की अज़लम को देख रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत कि कोई इससे नजरें ना हटा पाता। मुसलसल बजते फ़ोन से वो होश की दुनिया में आई। उसने सामने देख पोल खाली था। वो कहाँ गया? वो आसपास देखने लगी, फिर सर झटककर मोबाइल की तरफ मुतवज्जह हुई। इसने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो वो कुछ मुस्तरब हुई कि उठाए या ना उठाए। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। फिर इसने उठाने का फैसला करते हुए यस का बटन दबाया और मोबाइल कान से लगा लिया। इसकी मोबाइल कान से लगाने की देर थी कि दूसरी तरफ से मुकाबिल की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं तो 20 मिनट पहले अंदर आ गया था। तुम अब तक बालकनी में खड़ी मुझे क्यों ढूंढ रही हो? जोया साकत और हैरान रह गई। उसने मोबाइल फ़ोन कान से हटाकर अपनी आंखों के सामने किया, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि इसके कानों में वाकई आवाज़ पड़ी है। इसका वहम नहीं था। इसने दोबारा कान से लगाया। अभी भी आंखों में बेयकीनी थी। कमरे में जाओ, बाहर ठंड लग जाएगी। जोया शाह और जोया को लगा उसके इस पास धमाके हो रहे हैं। इसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। मेरा नाम जोया कुरैशी है, जोया शाह ने वो पत्थर जैसी चट्टानों की सख्ती के साथ बोली। वो ना महरम था, इसके साथ नरमी से बात करना जोया को शुबाह नहीं देता था। वो इश्क तो आज भी कायम था। वो अपनी पूरी सल्तनत जोया के दिल में विराजमान किए पूरे हक से बैठा था। मगर जोया इश्क मिजाजी इश्क से ज़्यादा इश्क हकीकी पर यकीन रखने वाली लड़की थी। वो अपने अल्लाह पाक की नाफरमानी करके किसी भी कस्म के गुनाह के मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। वो नहीं जानती थी इसकी किस्मत में कैसा मर्द लिखा है, मगर इसके कुछ ख्वाहिशात थीं अपनी ज़िंदगी के हम सफ़र के बारे में। जोया की गर्जदार आवाज़ सुनकर मुकाबिल मुस्कुराया। सरनीम चेंज होने में वक्त ही कितना लगता है। सिर्फ 3 बोल बोलने हैं और तुम बहुत जल्द जोया कुरैशी से ज़्यादा शाह बन जाओगी।
इसकी इतनी साफ बेबाकी और जुर्रत पर जोया हैरान रह गई। ये उन दोनों की पहली गुफ्तगू थी, और वो पहली ही गुफ्तगू में उसे एक नया झटका दे गया। इसे काफ़ी पल लगे सामने वाले की बात को प्रोसेस करने में। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था जोया अच्छे से समझ गई। इश्तियाल की लहर इसके सारे जिस्म में दौड़ी, आंखों में खून उतरा। खली आंखों से अच्छे ख्वाब देख लेते ही मिस्टर शाह, अफसोस ये सिर्फ ख्वाब ही रहेंगी। इतना कहते साथ उसने गुस्से से फ़ोन बंद किया और कमरे की जानिब बढ़ गई। वो जो अपने कमरे में बालकनी के दरवाजे से उसे सामने देख रहा था, इसके अंदर गायब होने के बाद कमरे की चार दीवारी में अज़लाम शाह का काका गौनजा। बहुत खूब, अज़लाम शाह की बीवी को इतना ही मजबूत और बावकार होना चाहिए। तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। वो दिल खोलकर मुस्कुराया कि इसकी आंखें मुस्कुरा उठीं और दोनों गालों पर डिंपल नुमायां हुए। दूसरे दिन रात के वक्त वो सारे उनके घर में मौजूद थे। जोया ऊपर अपने कमरे में थी, इस वजह से वो जान ना सकी कि वो सब नीचे आए हैं। हमदान साहब ने मुलाजिमा के हाथ जोया के लिए पैगाम भिजवाया तो वो अपना हुलिया दुरुस्त करती सर पर हिजाब लेती नीचे उतरी। वो लावंच में आई तो सामने ही इसके ताया ताई और उनके दोनों बेटे बैठे थे। वो देख सकती थी सारा मेज़ मुख्तलिफ लवाजमात के साथ भरा पड़ा था, जैसे कोई शगन हो। जोया उलझ कर रह गई। वो खामोशी से हमदान साहब के पास आकर बैठ गई। इसकी नज़रें टेबल से होती हुई सीधा अज़लाम शाह से टकराईं। वो इससे ही देख रहा था मगर इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जोया को अपनी तरफ मुतवज्जह पाकर वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट तंजिया थी जो जोया को एक अंक ना बाई। इनेला बेगम ने जोया को अपने पास आने का इशारा किया। जोया मेरी बच्ची, इधर आकर मेरे पास बैठो। वो कुछ हिचकिचाती हुई उठी और जाकर ताई के पास बैठ गई। इसके बैठने की देर ताई ने उसे अपने साथ लगाया और इसकी पेशानी पर लब रखे। ना जाने क्यों जोया को अपने दिमाग में खतरे की घंटियां बजती सुनाई दे रही थीं। बस भाई साहब, अब तो मेरी बच्ची को हमारे घर की रौनक बना दें। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे अज़लाम की दुल्हन बने। और जोया कुरैशी की आंखें हैरत से फैल गईं। एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर गया। जोया को यकीन ना आया ये क्या हो रहा है। हमदान साहब ने अज़लाम शाह की तरफ देखा। क्यों बरखुरदार, तुम क्या चाहते हो? अज़लाम शाह की नज़र जोया के चेहरे से हटी और उसने हमदान साहब की तरफ अपनी ओशन ब्लू आंखों से देखा। मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, और सिर्फ पसंद ही नहीं, मुझे उससे इश्क हो गया है। इसलिए मैं उसे अपनी बीवी, अपनी महरम बनाना चाहता हूँ। वो पुरसुकून लहजे में डंके की चोट पर हमदान साहब की आंखों में आंखें डाले अपने इश्क का इजहार कर रहा था। और जोया हैरत की ज़ियादती से गिंगा उस शख्स के चेहरे को देखती रह गई। इसे क्यों ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और अभी इसकी उम्र ही कितनी थी, वो सिर्फ 18 साल की थी। हमदान साहब के कानों में दूर कहीं माजी में किसी का कहा गया जुमला गौनजा। वो अज़लाम शाह की अमानत है, उसे सिर्फ अज़लाम के हवाले करना। इन्होंने एक नज़र अपनी जान अजीज़ बेटी को देखा और आंखों में नमी उभरी। वो किसी की अमानत थी, इन्होंने 12 साल इस अमानत की हिफाजत की। अब वक्त आ गया था इस अमानत के वापस अपने असल हकदार के पास जाने का। वो खुद तो किया, अगर सारी दुनिया की ताकत भी मिलकर रोक देती तो भी जोया को अज़लाम शाह के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता था। वो तो सालों से सिर्फ इसकी थी। इन्होंने एक लंबी गहरी सांस खारिज की और अब के बोले तो लहजा काफ़ी सीरियस था। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, मगर अभी जोया की उम्र ही कितनी है। और दूसरी बात, क्या तुम मेरी बेटी की हिफाजत इस तरह कर सकते हो जैसे मैंने की है? अज़लाम शाह की आंखें मुस्कुरा उठीं। वो अब भी पुरसुकून था। आखिर वो इतना पुरसुकून क्यों था? मैं सिर्फ निकाह करना चाहता हूँ। दीन में निकाह मुकम्मल है, ना उससे पहले कुछ ना इसके बाद कुछ। रुखसती जब आप चाहेंगे तब कर दीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक रही हिफाजत की, तो आपने एक बाप बनकर हिफाजत की, मैं शौहर बनकर हिफाजत करूँगा।
और मेरी हिफाजत आपकी हिफाजत से ज़्यादा मजबूत होगी। मैं सिर्फ आपकी बेटी को अपने निकाह में चाहता हूँ, क्योंकि नामुहर्रम से इश्क जायज़ नहीं, इसलिए बेहतर ये है कि इसे महरम बनाकर मैं जायज़ इश्क करूँ। हमदान साहब को लगा जैसे सालों बाद किसी ने उनके सीने में सुकून उतारा हो। ज़ोया परेशान बैठी हमदान साहब के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। कभी मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दोगे? अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में एक तकलीफ़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ोया हैरान परेशान बैठी थी। इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला था और कोई इससे पूछ ही नहीं रहा था। इसके सामने वो दोनों बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले सवाल वाव जवाब कर रहे थे। दिल लगी कुछ महीनों की होती है और मोहब्बत कुछ सालों तक रहती है, मगर जो इश्क होता है वो सिर्फ एक से होता है और वो सारी ज़िंदगी रहता है और फिर इंसान सिर्फ इस एक का होकर रह जाता है। और मुझे आपकी बेटी से इश्क हवा है। ये मेरी ज़िंदगी है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। मैं आपको ज़बान देता हूँ। हमदान साहब पुरसुकून हो गए, मगर ज़ोया की बेसुकूनी और बढ़ गई। इस सारे वक्त में अब हमदान साहब ने ज़ोया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो नफ़ी में सर हिला गई। वो अब तक इस हकीकत को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। इसके सामने बैठा वो शख्स इसके बाप की आंखों में आंखें डाले अपने इश्क का इतिराफ़ कर रहा था। हमदान साहब ने देखा इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनकी बेटी राज़ी नहीं थी, वो साफ देख सकते थे, मगर अज़लाम शाह वो शख्स था जो ज़ोया की हिफाजत उनसे भी ज़्यादा दिलो जान से बढ़ के कर सकता था। ज़ोया को यकीन था इसके बाबा मना कर देंगे। वो बहुत उम्मीद से हमदान साहब की तरफ देख रही थी, मगर उनके मुंह से जो अल्फाज निकले इन्होंने ज़ोया की सारी हस्ती मिटा कर रख दी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगले महीने की कोई मुनासिब तारीख देखकर निकाह कर देंगे। ज़ोया को यकीन ना आया उसका बाप जो इस पर जान छिड़कता था इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे कैसे कर सकता है। इसे अपनी सांसें सीने में ही अटकती हुई महसूस हुई। वो एक झटके से उठी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आपने मुझसे एक बार पूछना भी गवारा नहीं किया। बेटी हूँ मैं, आपकी कोई बूझ नहीं जो आपको इतनी जल्दी है मुझे सर से उतार कर फेंकने की। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसकी वो खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने एक शिकवा कन नज़र अज़लाम शाह पर डाली और फिर सीढ़ियों फलांगती हुई अपने कमरे में गायब हो गई। पीछे हमदान साहब को अपने सीने में घंटे चबते महसूस हुए। अज़लाम शाह को उम्मीद नहीं थी वो इनकार करेगी। वो इसकी आंखों में साफ अपने लिए इश्क के रंग देख चुका था, मगर वो जितनी मजबूत लहजे में कहकर गई वो साफ अज़लाम शाह के मुंह पर तमांचा मारने के बराबर था। वो कैसे अज़लाम शाह को इनकार कर सकती थी? वो अज़लाम शाह जिसे किसी लड़की ने ठुकराने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ ज़ोया कुरैशी थी जो उसे ठुकरा सकती थी। वो बहुत खास थी। इसका ठुकराया जाना मुकाबिल दिल पर मोहब्बत से ले गया। वो इसकी मुताजान थी। अगर इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अज़लाम शाह इसका मुंह तोड़ देता, मगर ज़ोया कुरैशी का ये अंदाज़ भी अज़लाम शाह को जान से ज़्यादा अजीज़ था। पीछे बाकी सारे फ़र्द भी परेशान हो गए। इनेला बेगम को उम्मीद नहीं थी वो इस तरह गुस्सा करेगी। हमदान साहब ने इन सब को रलीकस कर दिया कि वो उसे समझाएंगे, इससे बात करने का मौका नहीं मिला और ये सब अचानक हुआ है, इस वजह से वो इस तरह परेशान हुई है। हमदान साहब की बातों पर वो कुछ हद तक पुरसुकून हो गए। एक बात तो साफ थी कि ज़ोया कुरैशी अज़लाम शाह की बीवी ज़रूर बनेगी। वो अपने कमरे को लॉक किए फूट फूट कर रो पड़ी। कल शाम मोबाइल फ़ोन पर अज़लाम की बातें अभी तक इसके कानों में गूंज रही थीं। इसे तो खुश होना चाहिए था जिस शख्स से उसने पाकीज़ा इश्क किया वो शख्स खुद इस से निकाह करना चाहता है, मगर ज़ोया को ये सब एक साजिश क्यों लग रहा था? इसकी छुट्टी हिस कह रही थी कि उस शख्स के इरादे और नीयत ठीक नहीं है। ये हैदराबाद से 2 घंटे की मसाफत पर एक बहुत खूबसूरत गांव था। ये सैयदपुर गांव के नाम से मशहूर था। गांव के सरदार शाह थे। वो जदी पशती सरदार थे
और सालों से इस गांव पर हुकूमत करते आ रहे थे। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, इन्होंने इस गांव में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियां भी लाई थीं। सारे गांव के लोग हंसी खुशी मिलकर रहते थे। गांव में बहुत अमन था और अमन सिर्फ उनके हाकिम की वजह से था। ये गांव की सबसे बड़ी सड़क थी, जो सीधा गांव की सबसे बड़ी इमारत जो कि शाह हवेली थी, इसकी दहलीज तक जाकर ख़त्म होती थी। मेलू के गांव में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी वो शानदार लाल रंग के सतूनों वाली 4 मंजिला बहुत बड़ी हवेली थी। वो सारे गांव में नुमायां थी। दूर से देखने पर इस हवेली के सुतून नजर आते थे। वो बहुत बड़ी और मेलू के खत्ते पर फैली हुई थी। अगर हम कुछ करीब से इस हवेली को देखें तो सामने ही काले रंग का एक बहुत बड़ा गेट था, जिसके अंदर बाहर गार्ड्स खड़े अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अगर हम गेट के अंदर झांक कर देखें तो एक लंबी रविश थी, जिसके दोनों अतराफ बहुत खूबसूरत गार्डन था। वो रविश चलती हुई हवेली के पोर्च पर आकर रुकती थी, जिसमें उस वक्त 6 से 7 अलग रंग की अलग मॉडल्स की एक से बढ़कर एक कमाल गाड़ियां खड़ी थीं। हवेली में एक साइड पर बहुत बड़ा जम था, जहां हवेली के सारे मर्द जम करते थे, और जम के साथ स्विमिंग पूल था। और दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। वो हवेली का बुनियादी गार्डन था, जिस की एक तरफ झूला पड़ा था तो दूसरी तरफ सफ़ेद रंग के बेंच थे। कुछ मील के फासले पर हवेली की अंदरूनी इमारत पूरी आब ताब के साथ खड़ी थी। वो सदियों पुरानी इमारत थी और इसका रंग लाल मिट्टी जैसा था। बहुत बड़ा दाखिली दरवाज़ा। अगर हम दाखिली दरवाजे से अंदर झांक कर देखें तो सामने ही बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा लाउंज था, जिसमें बहुत सारे सोफे पड़े थे। लाउंज के एक तरफ डाइनिंग टेबल था, जिस पर कम से कम 12 से 15 कुर्सियां पड़ी थीं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि हवेली में काफ़ी सारे अफराद रहते थे। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने किचन का दरवाज़ा था। किचन भी काफ़ी बड़ा था, जिसमें हर वक्त हवेली की मुलाजिमाएं काम करती हुई दिखाई देती थीं। लावंच के बाईं तरफ सीढ़ियां चलती हुई ऊपर जा रही थीं। नीचे वाली मंजिल पर कम से कम 6 कमरे थे। दूसरे फ्लोर पर भी 6 ही कमरे थे। उसके साथ एक डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी भी थी। नीचे वाली मंजिल पर लाउंज की तरफ एक मर्दान खाना था, जिसका दरवाज़ा गार्डन से निकलकर मर्दान खाने में जाता था। मर्दान खाने में सिर्फ हवेली के मर्द और मर्द मुलाजिम ही जा सकते थे, वह न ही हवेली की किसी औरत को जाने की इजाज़त थी और न ही किसी नौकरानी को। तीसरी मंजिल पर भी 6 कमरे थे, और इससे ऊपर वाली मंजिल पर 2 बड़े डाइनिंग हॉल थे, 2 रूम थे और टेरेस था। वो हवेली बहुत खूबसूरत थी। इसकी एक एक दरवाज़ा दीवार अनमोल और बेमिसाल चीज़ों से मुज़य्यन थी। और हवेली की पिछली तरफ एक छोटा गार्डन था। हवेली की औरतों को सिर्फ इस गार्डन में आने की इजाज़त थी, सामने वाले गार्डन में उनको जाने की इजाज़त ना थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मर्द मुलाजिम काम करते हुए दिखाई देते थे। ये असर के बाद का वक्त था। अगर हम हवेली के बुनियादी गार्डन भी झांक कर देखें तो वहाँ उस वक्त 3 14 साला टीनेजर लड़के और एक टीनेजर 16 साला लड़की क्रिकेट खेल रहे थे। इस लड़की की पुश्त इस तरफ थी, पर्पल कलर की शर्ट के साथ पिंक कलर के ट्राउज़र में दोपट्टे को एक कंधे पर डाले दूसरी तरफ कमर के गर्द लपेट रखा था। इसके चॉकलेट ब्राउन बाल जिनकी ढीली सी चटी की थी, जिनमें से कुछ आवारा लठी निकली हुई थीं। वो क्रिकेट बीट पकड़े पूरे जोश के साथ खेल रही थी। अचानक इसकी बाल कैच हुई और सब लड़कों का एक साथ शोर गौनजा आउट। और इस लड़की ने चेहरा उठाकर उन सब की तरफ देखा तो इसका चेहरा वाज़ेह हो गया। हेज़ल आँखों वाली सफ़ेद गंदमी रंगत देखिए नक्शनैन, वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। आउट सुनकर इसके चेहरे पर बेजारी छा गई। नहीं, ये तो 9 बाल थी, चलो बाल करवाओ शाबाश। वो रौबदार आवाज़ में बोलती हुई दोबारा अपनी पोजीशन संभाल गई। ये चीटिंग है, अब तब से ये तीसरी बार कर चुकी हैं हेज़ल आपी। और इस बात पर तो हेज़ल को गुस्सा ही आ गया। तुम मेरे छोटे भाई हो, छोटे भाई बनकर ही रहो, ज़्यादा बाप ना बना करो और चलो शाबाश पाल करवाओ, कोई नहीं हुई मैं आउट।
वो फिर से रौबदार आवाज में कहती हुई बीट पर गिरफ्त मजबूत कर गई। वो तीनों बेचारा फंस गए थे। हेज़ल की सारी हरकतें बच्चों वाली थीं। इसे हवेली का सिर्फ एक ही शख्स काबू कर सकता था, वही जिसकी गाड़ी अभी हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुई। और दूसरी तरफ हेज़ल ने बाल पर बीट मारा और सीधा बाल इसकी गाड़ी के शीशे पर टकराई और एक छनाके की आवाज़ आई और सारा शीशा टूट गया। उसने एक झटके से ब्रेक मारी और अपने बाईं तरफ फ्रंट सीट का बाईं शीशा देखा जो सारे का सारा टूट गया था। इन ग्रीन आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ी। वो गाड़ी वहीं छोड़ता हुआ गाड़ी से बाहर निकल आया। वो बाहर निकला तो इसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो 23 साला ग्रीन आंखों वाला हैंडसम और खूबसूरत मर्द था। सर पर काले बाल, हल्की बैरट खड़ी मगरूर नाक और इस पर उस वक्त जो गुस्सा चढ़ा था जिसने उसकी गुलाबी रंगत को सुर्ख कर दिया था। दूसरी तरफ हेज़ल छक्का छक्का करती चलाने लगी। ओहद की नज़र जैसे ही गाड़ी की तरफ उठी इसके चेहरे से सारा खून नचड़ गया। भागो हेज़ल, आप ही लाला हो गए और आपने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वो फौरा हेज़ल के पास भागता हुआ आया। फिक्र मत करो शावी लाला, कुछ नहीं कहते। वो बेनियाज होकर दोबारा बीट की तरफ मुतवज्जह हुई। हाजिम और सामने एक नज़र उसकी तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए हेज़ल के पास पहुंच गए। साम कुछ राजदाना अंदाज में हेज़ल की तरफ झुका। शावीज़ लाला नहीं, बालाज लाला आए हैं और अब आपकी खैर नहीं। वो जो बेनियाज होकर मुस्कुरा रही थी ये सुनना था कि हेज़ल के चेहरे का सारा खून नचड़ गया। इसने इतनी तेज़ी से सर उठाया कि हड्डी चटकने की आवाज़ आई। किया और इन तीनों ने एक साथ ही अपने सर हम में हिलाए और हेज़ल के हाथों से बीट छूट कर गिरा। हाय अल्लाह जी, कहाँ फंस गई, आज तो मेरी खैर नहीं। वो ये कहती हुई एक ही जसद भी हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ भाग गई। वो तीनों जो इसकी इतनी तेज़ी पर अभी तक हैरान थे कि उनको पीछे से गिरजदार आवाज़ आई, वो तीनों उछल पड़े। ये किसकी हरकत है? वो पीछे मुड़े, हाथ में बाल पकड़े बालाज गुस्से से उन तीनों को घूर रहा था। जारी है।